गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी क्या है? चलिए सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी क्या है? तो सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर at constant temperature the amount of solute is responsible for saturate 100 gram of solvent called as solubility। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन हो गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज रिस्पांसिबल फॉर सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि स्थिर तापमान पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए, सैचुरेट करने के लिए जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है वही क्या कहलाती है? वही कहलाती है विलेयता। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी इक्वल solubility equal amount of solute upon amount of solvent into 100। ये क्या हो गया? ये सॉल्युबिलिटी का फार्मूला हो गया। क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या 100। ये सॉल्युबिलिटी हो गई। ठीक है, मैं एक बार और रिवाइज कर दूं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज रिस्पांसिबल फॉर सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। ओके, यानी 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है? वही सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी बराबर विलेय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा गुणे क्या 100। ठीक, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। वह कौन कौन से फैक्टर हैं, वह कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी इट मीन्स विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। देयर आर फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। जैसे बात करते हैं टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तीसरा पॉइंट है साइज ऑफ सॉल्यूट। एंड फोर्थ फैक्टर भी कह सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो we कह सकते हैं कि there are following factors which are responsible for factor affecting solubility as temperature, nature of solute and solvent,
साइज ऑफ शैडो एंड लास्ट कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जैसे ताप, विलेय और विलायक की प्रकृति, और सॉल्यूट की साइज क्या है, विलेय की साइज क्या है, और सम आयन प्रभाव। ये सभी फैक्टर विलेयता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर। किसकी? टेम्परेचर। ठीक है, सामान्यतः हम देखते हैं, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? विलेयता बढ़ती है। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, लेकिन कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिसको जल में घोलने पर या तो वह ऊर्जा को उत्सर्जित करती है या तो ऊर्जा को अवशोषित करती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर में मैंने बता दिया कि सामान्यतः टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया जाए तो सॉल्बिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन कुछ सब्सटेंस हैं, जैसे कुछ सब्सटेंस हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, अगर इनको जल में ऐड कर दिया, किसमें? वाटर में ऐड कर दिया जाए, उस सब्सटेंस को जल में घोल दिया जाए, और जल में घोलने पर अगर ये सब्सटेंस एनर्जी रिलीज करती है, या ये सब्सटेंस को जल में डाल दिया जाए तो ये क्या कर रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। क्या कर रही है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। तो सब्सटेंस को यदि जल में डाला जाए और जल में डालने पर यदि एनर्जी उत्सर्जित हो, ठीक है, तो क्या होगा? अगर सब्सटेंस को जल में डाला जाए और उस समय एनर्जी अवशोषित हो तो उस समय क्या होगा? तो हम ये बता दें, जब सब्सटेंस को जल में डाला जाएगा और उस समय अगर एनर्जी उत्सर्जित होती है तो उसके लिए टेम्परेचर को यह बढ़ाते हैं, तो उस सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी घटेगी। ठीक है, यानी ताप बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। किसकी? उस पदार्थ की जिस पदार्थ को जल में डालने पर ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसकी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटती है। जबकि सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिसको जल में डालने पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर, एनर्जी जब एब्जॉर्ब कर रही है तो इसका भी टेम्परेचर को हम बढ़ा दें, उस समय इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये ध्यान देना कि जो पदार्थ जल में घुलने पर ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, ताप बढ़ाने पर उसकी सॉल्युबिलिटी घटती है, और जो पदार्थ जल में घुलने पर ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। हम इसका एग्जांपल ले लें, हमारे इसका एग्जांपल है कि कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, ये सब ऐसे सब्सटेंस हैं जिसको जल में डालने पर ऊष्मा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, रिलीज होगी, तो इनकी ताप बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटेगी। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हमारे जैसे अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, या पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3, ठीक है, तो इन सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। लेकिन इन सब्सटेंस का जो एक्वस सॉल्यूशंस है, ठीक है, इनमें टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटती है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि कुछ जो पदार्थ जल में घुलने पर एनर्जी को रिलीज करते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको जल में घोलने पर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी
बढ़ती है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके लिए एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड KNO3, इनकी सॉल्बिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज के साथ बढ़ेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, या ये भी कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, इनकी जो सॉल्बिलिटी होती है टेम्परेचर इंक्रीज के साथ घटती है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करना। तो टेम्परेचर सामान्यतः टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी बढ़ती है, लेकिन जो सब्सटेंस एनर्जी रिलीज करते हैं उनकी सॉल्बिलिटी घटेगी, और जो सब्सटेंस वाटर में घुलने के पश्चात एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो सॉल्बिलिटी बढ़ती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट्स की हम बात करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्बिलिटी आर आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्बिलिटी विलेय और विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट दो टाइप का हो सकता है, एक पोलर सॉल्वेंट और एक क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट। पहला पॉइंट क्या, पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, और दूसरा क्या, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट दो टाइप के हो गए, एक पोलर सॉल्वेंट और एक क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो देखें, सॉल्वेंट जिस नेचर का होगा, सॉल्वेंट जिस नेचर का होगा वह उसी नेचर के सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप कि सॉल्वेंट जिस भी नेचर के होंगे, जिस भी नेचर का होने का मतलब या तो वह पोलर हो या तो वह नॉन पोलर हो। तो हम ये कह सकते हैं कि पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्बिलिटी आर आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होंगे और पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होंगे। इसलिए विलेय और विलायक की प्रकृति की सॉल्बिलिटी को प्रभावित करती है। ये क्लियर हो गया। चलिए हम साइज ऑफ सॉल्यूट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है साइज ऑफ सॉल्यूट। तो साइज ऑफ सॉल्यूट आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द इफेक्ट ऑफ अफेक्टिंग सॉल्बिलिटी, यानी कि सॉल्यूट की साइज भी विलेयता को प्रभावित करती है। कैसे? हम ये कह सकते हैं, बड़े साइज के सॉल्यूट की तुलना में सॉल्यूट के विलेय पदार्थ की तुलना में छोटे साइज के जो विलेय कण होंगे उनकी विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बड़ा साइज का सॉल्यूट पार्टिकल्स है, ये छोटे साइज के सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, तो विलेयता किसकी अधिक होगी? विलेयता जो छोटे साइज के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी विलेयता बड़े साइज के पार्टिकल की अपेक्षा अधिक होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो विलेय कण की जो साइज है, विलेय कण की साइज भी इस सॉल्बिलिटी को प्रभावित करती है, यानी इनकी विलेयता अधिक होगी और इनकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। ओके, यानी जो छोटे साइज के जितने भी कण होंगे उनकी सॉल्बिलिटी बड़े साइज के कण की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक, और इसके बाद लास्ट पॉइंट है कॉमन आयन इफेक्ट। क्या है कॉमन आयन इफेक्ट? मीन्स सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव क्या है? देखिए, वैसे आप लोग क्लास 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक्स पढ़े होंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के प्रेजेंस में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी डिसोसिएशंस की मात्रा घट जाती है। क्यों घट जाती है?
क्योंकि सॉल्यूशंस में कॉमन आयन हो जाता है और कॉमन आयन होने की वजह से उस कॉमन आयन की सॉल्यूशंस में कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट्स है, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और एक क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वह 100% आयनाइज्ड हो जाए और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है जो पार्शियली आयनाइज्ड हो रहा है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस और भी कम हो जा रही है क्योंकि सॉल्यूशंस में क्या है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंस है। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स समान आयन देंगे और समान आयन की वजह से उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशंस में बढ़ जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस है और भी घट जाती है। इट मींस रिएक्शंस बैकवर्ड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट भी कॉमन आयन इफेक्ट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्वेबिलिटी। और हम बात करते हैं कि AgCl की सॉल्वेबिलिटी NaCl की अपेक्षा क्या होती है अधिक होती है। AgCl की सॉल्वेबिलिटी NaCl की सॉल्वेबिलिटी की अपेक्षा अधिक होती है। तो होगा क्या यहाँ पे AgCl आयनित होकर के Ag प्लस और क्या Cl माइनस और यहाँ पे जो NaCl है ये NaCl Na प्लस और क्या Cl ये दे देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशंस में क्या हो जाएगा ये जो क्लोराइड आयन है ये क्लोराइड आयन कॉमन आयन हो जाएंगे और कॉमन आयन हो जाने के पश्चात सॉल्यूशंस में इस Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएंगी। जब Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएंगी रिएक्शन क्या हो जाएगा बैकवर्ड हो जाएगा। रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा तो AgCl की सॉल्वेबिलिटी NaCl की सॉल्वेबिलिटी से क्या हो जाएगी कम हो जाती है। तो सिल्वर क्लोराइड की सॉल्वेबिलिटी NaCl की सॉल्वेबिलिटी से कम हो जाती है जब एक साथ ये सॉल्यूशंस में रहते हैं तब। ठीक है, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट है, सम आयन प्रभाव है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाती है। यह इवेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट कॉमन आयन के कारण होता है, इसलिए यह इफेक्ट कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सॉल्वेबिलिटी क्या है और फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्वेबिलिटी क्या है। इतने पॉइंट्स को आप नोट कर लो। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। सॉल्वेबिलिटी क्या एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज रिस्पांसिबल फॉर सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड एज सॉल्वेबिलिटी। ठीक है, यानी 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए विलय की जो मात्रा होती है वही सॉल्वेबिलिटी कहलाती है। सॉल्वेबिलिटी इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी विलय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा गुणे 100। इसके बाद विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो विलयता को प्रभावित करने वाले कारक टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, साइज ऑफ सॉल्यूट, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो टेम्परेचर मैंने बता दिया सामान्यतः तापमान बढ़ाने पर सॉल्वेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको जल में घोलने पर एनर्जी को रिलीज करते हैं तो उनकी सॉल्वेबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज के साथ घटती है। लेकिन जो सब्सटेंस जल में घुलने पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी सॉल्वेबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज के साथ बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंतर्गत आएंगे। ये क्या होगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंतर्गत आएगा। इसका जो एग्जांपल होगा सोडियम मोनोऑक्साइड, कैल्शियम मोनोऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और यहाँ इनका जो एग्जांपल बनेगा देखिए सॉल्वेबिलिटी इंक्रीज कर रही है टेम्परेचर इंक्रीज के साथ क्या है अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी सॉल्वेबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्वेंट ही डिसॉल्व होगा। ठीक है, साइज की बात कर लेते हैं। जो छोटे साइज के लिए पार्टिकल्स होंगे उनकी सॉल्वेबिलिटी अधिक होती है बड़े साइज के पार्टिकल की अपेक्षा। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट में हमने बताया आपको कि AgCl की सॉल्वेबिलिटी अधिक होती है NaCl की अपेक्षा, लेकिन हम एक साथ होते हैं सॉल्यूशंस में तो सॉल्यूशंस में
कोलाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन अधिक होती है, जिसके परिणामस्वरूप रिएक्शंस बैकवर्ड जाएंगे, तो AgCl की सॉल्युबिलिटी, ठीक है, NaCl AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या कर देता है, घटा देता है, कम कर देता है, और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं क्या, कॉमन आयन इफेक्ट। क्या कराएगा, सम आयन प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब मैं आपको अगर टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशंस जिसमें विलय की मात्रा कम हो, वो क्या कहलाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहलाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट्स आया हुआ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, हम पहले इसको डिस्कस करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है ना, तो हम ये कह लें विलय का वह फिजिकल प्रॉपर्टी, विलय का जो भौतिक गुण किस पे डिपेंड करता है, विलयन में उपस्थित विलय की मोल या मोल प्रभास पर निर्भर करता है। तो वह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, वह प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस कहलाती है। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मेनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट present in the solutions is called as कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बता दिया कि विलयन का जो भौतिक गुण विलयन में उपस्थित विलय की मोल की संख्या या विलय का मोल प्रभास पर डिपेंड करती है, वह प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। It means colligative property is mainly depend upon the number of mole of solute or mole fractions of solute is called as colligative property। ठीक है, यानी विलय का जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो नंबर ऑफ मोल और मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, तो वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, तो आइए देयर आर फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस, फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। एज सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, किसका, ऑस्मोटिक परासरण, क्या कहते हैं, परासरण, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। और चौथा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है,
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स, इसका मतलब होगा हिमांक का अवनमन। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स, ये क्या है? ये हमारे सॉल्यूशंस के, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शंस पर। ठीक है, तो विलियम का जो भी भौतिक गुण सॉल्यूट के मोल की संख्या या मोल प्रभास पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, वही विलियम का भौतिक गुण क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो परासर दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ये सारी प्रॉपर्टी विलियम की कैसी प्रॉपर्टी है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी विलियम में उपस्थित विलय के मोल की संख्या पर या विलय के मोल प्रभास पर निर्भर करती हैं। इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो हम अपने इस टॉपिक में एक एक करके सबका क्या करेंगे? डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो चले हम पहला पॉइंट पे आते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हम एक पॉइंट है जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मीन्स क्या? परासरण। ऑस्मोसिस मीन्स क्या होता है? परासरण। तो सबसे पहले हम इस टर्म को जाने कि ऑस्मोसिस है क्या। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent, the spontaneous flow of solvent through semi permeable membrane. The spontaneous flow of solvent through semi permeable membrane from dilute solution to concentrate solution. Concentrate solution is called as osmosis. ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस की डिफिनेशंस हो गई। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच spontaneous flow of solvent through semi-permeable membrane from dilute concentrations to concentrate solutions is called as osmosis। यानी हम इसको हिंदी में डिफाइन करते हैं, ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें विलायक के मॉलिक्यूल का जो प्रवाह होता है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, विलायक के मॉलिक्यूल का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन में होता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? यही प्रोसेस कहलाता है क्या? ये प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस में आप एक चीज ध्यान देना, विलायक के मॉलिक्यूल्स का जो प्रवाह है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स को पार करके, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू विलायक के मॉलिक्यूल का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो स्पॉन्टेनियस प्रवाह है, स्वतः ही जो प्रवाह होता है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? यही प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाता है।
ऑस्मोसिस की प्रोसेस जब भी होगी तो वहाँ पे सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हैं। कहाँ से? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर उनका प्रवाह होता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? यही प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए ऑस्मोसिस की प्रोसेस में एक पॉइंट आया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो चलिए हम यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इट मींस द मेम्ब्रेन which flow solvent molecule and prevent solute molecules. This type of membrane is called as semi-permeable membrane. ठीक है, semi-permeable membrane it is such type of membrane which are responsible for flow only solvent molecule but prevent solute molecules. ठीक है, तो यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स एक ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो अपने में से केवल विलायक के मॉलिक्यूल को जाने देती है और विलय के मॉलिक्यूल को रोक देती है, प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है। तो ऐसी मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? ऐसी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? कि जो झिल्ली अपने में से विलायक के मॉलिक्यूल को जाने दें, ठीक है, केवल विलायक के मॉलिक्यूल को जाने दें, विलय के मॉलिक्यूल को रोक दें वहीं पे। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी? ऐसी झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली की जो एग्जांपल्स हैं जो नेचुरल है, देखो टाइप ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम ये कह सकते हैं टाइप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देयर आर टू टाइप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली दो प्रकार की होती है। एक तो होता है प्राकृतिक, एक क्या होता है? प्राकृतिक, एक होता है क्या? कृत्रिम। एक क्या होता है? कृत्रिम मीन्स नेचुरल और दूसरा क्या केमिकल कह सकते हैं, केमिकल कह लें या क्या कह लें आर्टिफिशियल। तो दो टाइप की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, एक तो प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, एक दूसरा क्या कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली जो नेचुरल होती है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल मान एग मेम्ब्रेन, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन या फिर ब्लैडर। ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, गोट ब्लैडर, ये सारी की सारी मेम्ब्रेन्स क्या होंगी? नेचुरल होती है। वो कैसा काम करेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के जैसे ये बिहेव करती हैं। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो नेचुरल होती हैं और अर्धपारगम्य झिल्ली के जैसे कार्य करती हैं, वो मेम्ब्रेन्स क्या कहलाएंगी? नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं। जबकि कृत्रिम या केमिकल या कह सकते हैं आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या है? तो आर्टिफिशियल्स जो मानव के द्वारा, जो मनुष्य के द्वारा केमिकल रिएक्शंस करा करके जिस मेम्ब्रेन्स को बनाया गया वह मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य, यानी कि ये आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं। जैसे
कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड इट एक्ट एज ए वेरी गुड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जितनी भी अर्धपारगम्य झिल्ली हैं सभी अर्धपारगम्य झिल्लियों में कॉपर फेरोसाइनाइड इट इज ए वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वेरी गुड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जब हम किसी भी सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना, यानी सॉल्यूशंस पे हम जब प्रेशर लगाते हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए, ठीक है, तो अब हम इससे मेजरमेंट करते हैं तो ये मेम्ब्रेन फटने का डर हो जाता है। जब मेम्ब्रेन फट जाएगा तो हम किसी सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर्स को नोटिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉपर फेरोसाइनाइड्स का जो अर्धपारगम्य झिल्ली बनाया गया है, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल जो है, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है, क्योंकि अगर इस पे हम दाब लगा भी देते हैं तो भी इसका फटने का डर नहीं रहता है। हम अधिक से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशंस की ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड। इट एक्ट एज ए वेरी गुड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये किसने बताया था? एक साइंटिस्ट, कौन? ट्रॉब। किसने बताया? एम ट्रॉब, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, ट्रॉब नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि कॉपर फेरोसाइनाइड इट एक्ट एज ए वेरी गुड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑस्मोसिस हो गया। ऑस्मोसिस में शर्त ये है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का प्रवाह कहाँ पे हो? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हो, और वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके, ठीक है। तो ये आप इसको उतार लें। चलिए तो हम आते हैं, ये टॉपिक्स हमारा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, और ये क्या लिख दिया यहाँ पे? डिफ्यूजन, यानी परासरण, और ये क्या? विसरण। देखिए इसमें जस्ट उल्टा होता है। ये सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का जो प्रवाह है लो कॉन्सेंट्रेशन से कहा जाते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो है, ध्यान देना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन, इट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहां पे? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की ओर इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है। लेकिन कैसे? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक बार और ऑस्मोसिस हो गया। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। लेकिन अभी यहाँ पे हम बात करते हैं जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो है वो क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये डिफ्यूजन होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से, इट मींस कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशंस की ओर होता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है?
डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, अगर हम ये बात कर लें हमारे पास क्या एक सॉल्यूशन है, दूसरे तरह से बात कर लेते हैं, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों हैं, ये ए। ठीक है, और हमारे पास एक क्या है, दूसरा है, इसमें केवल क्या है, बी यानी सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट और ये क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये फिगर ए में सॉल्यूशन है और बी में सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन होने का मतलब इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों हैं, ये केवल सॉल्वेंट है। अगर यहाँ पे ए और बी को, ए प्लस बी को एक साथ इसमें मिला दिया जाए तो क्या होगा, तो होगा कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं इस सॉल्यूशन में आएंगे। ओके, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशंस में, जैसे मान लीजिए क्या है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये इधर गत कर रहे हैं और ये इधर गत कर रहे हैं, ये इधर और ये इधर। इस प्रकार से जब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को एक साथ मिला दिया जाएगा, या यूं कह लें तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के सॉल्यूशन, दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस को एक साथ मिला दिया जाता है, तो विलायक के जो कण हैं, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, वो विलेय की साइड में, सॉल्यूट के साइड में, और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो विलेय के सॉल्वेंट के साइड में आते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का जो फ्लो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाता है। मेरे बात समझ रहे हो, जब दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के सॉल्यूशंस को एक साथ मिक्स कर दिया जाए तो उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के अपोजिट मोशन करते हैं, और मोशन करने के बाद में एक प्रकार से संपूर्ण जो मिक्सचर होगा वो विलीन होगा, एक समांगी रूप धारण कर लेगा, एक समांगी रूप धारण कर लेता है, एक होमोजेनियस फॉर्म में चले आते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट हैं, उस मिक्सचर में एक समान रूप से विस्तृत हो जाते हैं, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है क्या, डिफ्यूजन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, डिफरेंट भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी कर सकते हैं हम कि ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशंस की ओर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन डिफ्यूजन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो होता है वो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशंस की ओर होता है, या हाई कॉन्सेंट्रेशन इज इनटू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑस्मोसिस और क्या डिफ्यूजन से क्लियर होता है। अब बात करते हैं कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। क्या है ये ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होता है, परासरण दाब। ठीक है, मैंने अभी बताया, यहीं पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का जो फ्लो कहाँ से हो रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की ओर हो रहा है। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस फ्लो है। ठीक है, अगर हमें इस फ्लो को रोकना है, ठीक है ना, यानी इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के फ्लो को रोकना है जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशंस की ओर आ रहा है। अब हमें ये सोचना है कि चलिए कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ से सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं, अगर पार्टिकल में झिल्ली को पार करके कुछ ऐसा करें कि इनका ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आना रुक जाए। ठीक है, तो इसके ऑस्मोसिस को, इसके फ्लो को, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के फ्लो को रोकने के लिए जितना हम आवश्यक दाब लगाएं, ठीक है, सॉल्यूशंस पे इतना एक्सेस हम दाब लगाते हैं, मिनिमम एक्सेस प्रेशर लगाते हैं, जिसके कारण ऑस्मोसिस रुक जाए, जिसके कारण ये प्रोसेस रुक जाए
यानी रुक जाए, तो जितना दाब लगा करके ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोका गया वही दाब क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया जो अतिरिक्त आवश्यक दाब है, ठीक है, वही अतिरिक्त आवश्यक दाब सॉल्यूशंस का क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक बार और बता दूं, टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रिक्वायर्ड मिनिमम एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है ना, यानी कि परासर प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्यूशंस पर जो अतिरिक्त दाब लगाया गया वही अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है, वही प्रेशर कहलाता है, क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, परासर दाब क्या है। परासर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो दाब लगाया जाता है वही दाब परासर दाब कहलाता है। यानी जितना दाब लगा करके ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोका गया, परासर की क्रिया को रोका गया, वही दाब ही विलयन का क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए, बर्कले और हर्टले। कौन साइंटिस्ट? बर्कले और हर्टले नाम के साइंटिस्ट आए। ठीक है, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करने की क्या विधि है, तो साइंटिस्ट आए थे बर्कले एंड हर्टले ने किस प्रकार से ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन किया। देखें, हमारे पास एक ऑपरेटस है, इस प्रकार से मान लेते हैं एक ऑपरेटस है, ठीक है, और इस ऑपरेटस में हमने क्या लगा दिया, पोरस ट्यूब लगा दिया। क्या लगा दिया, पोरस ट्यूब। ठीक है, पोरस ट्यूब का मतलब छिद्र युक्त नली लगा दिया, और इस छिद्र युक्त नली में क्या लगा दिया, कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसकी, Cu2Fe6। ठीक है, अब ये 3 चैम्बर में डिवाइड हो गया, इसके ऊपर हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन। क्या ले लिया, सॉल्यूशन, और बॉटम में भी क्या है, यहाँ में भी क्या है, ये सॉल्यूशन है, और बीच में हमने ले लिया क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रेशर होता है, ठीक है, इस प्रकार से ये प्रेशर गाज है, और ये क्या है, ये मान लीजिए पिस्टन। क्या है, पिस्टन। ठीक है, ये प्रेशर गाज इस प्रकार से, और यहाँ पे बीच से एक कैपिलरी ट्यूब को निकाल देंगे इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ से हमने क्लिप लगाया, और यहाँ पे इसमें हमने सॉल्वेंट डाल दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस ऑपरेटर्स को सेट किया। ये किसका मेथड है, बर्कले एंड हर्टले का मेथड है। एक और सुन लीजिए, इस ऑपरेटर्स में इन्होंने पोरस ट्यूब लगाया, और इस पोरस ट्यूब में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉपर फेरोसाइनाइड को लगा दिया। ये 3 भागों में डिवाइड हो गया, ऊपर और नीचे सॉल्यूशंस लिया, और बीच में सॉल्वेंट को ले लिया, और यहीं से इन्होंने कैपिलरी ट्यूब निकाल दिया। कैपिलरी ट्यूब का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म जो ट्यूब होती है, वो क्या रहती है, क्या
कैपिलरी ट्यूब कहलाती है। जैसे इसमें लगाएंगे तो इसमें जो वाटर है, ये वाटर यहाँ पे पूरा भर जाएगा। ठीक, अब चलिए जैसे ही, क्योंकि ये ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशंस की ओर फ्लो करने लगते हैं। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशंस है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशंस कम होगी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की अपेक्षा। तो जैसे ही ऑस्मोसिस होगा, ठीक है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, ये जो है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इस सेमी परमेबल को आप पार करके सॉल्यूशंस में आने लगेंगे इस प्रकार से। जब इसके वाटर मॉलिक्यूल निकल करके सॉल्यूशन में जाएंगे तो इसका लेयर भी क्या होगा, इसका लेयर नीचे धीरे धीरे क्या होगा, घटता जाएगा। क्यों? जब इसका लेयर धीरे नीचे घटेगा, यहाँ से इतना हो गया, इसका मतलब कि यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल निकल करके सॉल्यूशंस में जा रहे हैं, और जैसे जैसे जाएंगे इस कैपिलरी ट्यूब का जो लेवल है वो नीचे की ओर आता जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि ऑस्मोसिस हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगाया हुआ है। अब इस पिस्टन से इस सॉल्यूशन के ऊपर हम दाब डालते हैं। ठीक है, जितना दाब डालेंगे प्रेशर गाज हमें उस प्रेशर को नोटिस करता रहेगा। आपने इतना प्रेशर लगाया, अब इतना प्रेशर लगाया, तो धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब ये सॉल्वेंट इस वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ से अब यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, इसमें से इसमें नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशंस में जाना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि विलेन के ऊपर क्या लगा दिया गया, प्रेशर लगा दिया गया। जैसे इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, जितना प्रेशर लगाने पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सॉल्यूशंस में जाना रुक जाता है, वही प्रेशर हम इस प्रेशर गाज से नोट कर लेते हैं। प्रेशर गाज से नोट कर लेते हैं, तो जितना प्रेशर लगाने पर ऑस्मोसिस का प्रेशर, ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है, वही प्रेशर उस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है, वही क्या कहलाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाती है। तो इस प्रकार से बर्कले और हर्टले नामक साइंटिस्ट ने सॉल्यूशंस की ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन किया। ठीक है, प्रेशर लगा करके, प्रेशर बढ़ा करके ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दिया। जितना प्रेशर लगाने पर प्रोसेस ऑस्मोसिस से रुक जाती है, वही प्रेशर उस विलेन की ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाती है। ये क्लियर हो गया? चलिए ये तो रहा बर्कले एंड हर्टले। इसके बाद हम आपको बताते हैं थोड़ा सा पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या है? पहला पॉइंट आइसोपेस्टिक सॉल्यूशन क्या है? ठीक है। तीसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास सॉल्यूशंस क्या है, ए और सॉल्यूशंस बी, सॉल्यूशंस ए और सॉल्यूशंस बी। ध्यान देना, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न सॉल्यूशंस जिसके दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या हो जाए, समान हो जाए। ठीक है, अगर ए का ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, बी के ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या हो जाए, समान हो जाए, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ A is just equal osmotic pressure of B। ठीक है, अगर ये कंडीशंस बनता है
कि जब दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हो और दोनों डिफरेंट सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों क्या हो, समान हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस कहलाते हैं क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी कि PA इक्वल क्या PB कर सकते हैं या पाई A इक्वल पाई B, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइसोटोनिक समझ गए होंगे आप, जब दो भिन्न सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर समान होता है तो वह सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और यहाँ पे आइसोपेस्टिक सॉल्यूशंस क्या है कि जब वेपर प्रेशर समान हो, व्हेन वेपर प्रेशर आर सेम, जब वेपर प्रेशर सेम होते हैं जो डिफरेंट मान लीजिए A और B दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, तो सॉल्यूशन A और सॉल्यूशन B दोनों के वेपर प्रेशर अगर समान होते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आइसोपेस्टिक कहलाएगा। और आइसोटोनिक क्या होगा, जब ऑस्मोटिक प्रेशर समान हो तो क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक कहलाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऐसे सॉल्यूशंस हैं A और B, सॉल्यूशंस A ध्यान देना और सॉल्यूशन B, ठीक है। सॉल्यूशन से A है, ये सॉल्यूशन क्या है B है। मान लीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है हाई। दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है और दूसरे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अधिक है। तो जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक कहलाएगा। और हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे भी कह लें कि हमारे पास एक प्लेट है, मान लीजिए इसमें क्या है वाटर, ठीक है, वाटर है और इसमें हमने रेजिन डाल दी, इस प्रकार से क्या डाल दिया, रेजिन डाल दिया। रेजिन डालने के बाद देखते क्या है कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है और इस रेजिन के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन क्या अधिक है। जब अधिक है तो वाटर के मॉलिक्यूल इसके सलवाल को पार करके इसके अंदर चले जाएंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा ये रेजिन स्वेल कर जाएगा, ठीक है। रेजिन क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन अगर इस स्वेलिंग रेजिन को हम किसमें डाल दिए, क्या था, ये वाटर था, अगर हम इसको किसमें डाल दें, NaCl के सॉल्यूशन में, किसमें डाल दें, NaCl के सॉल्यूशन में डाल दें। अब इस NaCl का सॉल्यूशन इसके कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा, अधिक होगा। अब इस सेल्स को हमने किसमें प्लेस कर दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, किसमें, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब इसको प्लेस कर देंगे तो इसके अंदर का जो वाटर होगा, वाटर निकल करके NaCl में चलाएगा और जिसके रिजल्ट परिणामस्वरूप ये रेजिन जो है ऐसे तो रहेंगे, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ जाएगा और ये प्रोसेस कहलाता है क्या, प्लाज्मोलिसिस कहलाता है, प्लाज्मोलिसिस कहलाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो ये ध्यान देना कि आइसोटोनिक है क्या। आइसोटोनिक मेनली दो डिफरेंट सॉल्यूशंस का जब ऑस्मोटिक प्रेशर समान होते हैं आइसोटोनिक। आइसोपेस्टिक क्या है, दो डिफरेंट सॉल्यूशन जिसमें दोनों के वेपर प्रेशर समान होते हैं, वाष्प दाब समान होता है, आइसोपेस्टिक। हाइपोटोनिक क्या है कि ऐसे डिफरेंट दो सॉल्यूशंस जिसमें जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है वो क्या कहलाएगा, हाइपो, जिसका अधिक है वो क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाता है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है, इसमें कोई सेल को हमने प्लेस कर दिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन समान हो तो यहाँ पे कोई भी घटना नहीं होगी, ना ही वाटर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर, ना ही बाहर से अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों साइड की कॉन्सेंट्रेशन समान लाते हैं, तो इस सिचुएशन को कहते हैं क्या, आइसोटोनिक।
ठीक है। आइसोटोनिक में क्या होगा कि इनकी भी कॉन्सेंट्रेशंस और इनकी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशंस, दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस जब समान हो जाएंगी तो वहाँ पे कोई भी घटना नहीं होगा। ठीक है, इसे कहते हैं क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। ओके, तो इसको आप बता रहे हैं, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पराश्र दाब का नियम, पराश्र दाब का नियम। पराश्र दाब का नियम क्या है? देखिए, एक साइंटिस्ट थे 1887 में, कौन? वान हाफ। कौन थे? वान हाफ। इट इज मोस्ट फेमस इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट वान हाफ नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, वैसे हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने बहुत सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, कौन से? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी का स्टडी किया। ठीक है ना। वान हाफ नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के गुणों का अध्ययन किया, और गुणों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने रिजल्ट दिया। रिजल्ट क्या दिया कि जो गैस की जो प्रॉपर्टी होती है, वो जो गैस की प्रॉपर्टी होती है, इनकी प्रॉपर्टी से नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में क्या होती है, सिमिलरिटी होती है। क्या होती है? सिमिलरिटी होती है। क्या होती है? सिमिलरिटी होती है। ठीक है, एक बार और। वान हाफ नाम के साइंटिस्ट ने नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, या यूं कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर बहुत सारे प्रयोग किए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इन्होंने बता दिया कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस का जो गुण होता है, ठीक है, विद्युत अनवट पदार्थ के विलयन का जो गुण होता है, वो गुण गैस के गुण से मिलता है। यानी कि गैस का गुण और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के गुण में क्या होती है, समानताएं होती हैं। और समानताएं होने के कारण वान हाफ नाम के साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रस्तुत किया। वो निम्नलिखित प्रकार से है। और एक चीज मैं और बता दूं, वान हाफ साइंटिस्ट ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनको केमिस्ट्री के फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के फील्ड में सबसे पहले इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज। ये ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल, वान हाफ साइंटिस्ट ही अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले वान हाफ नामक वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। वान हाफ ने तमाम डाइल्यूट सॉल्यूशंस का स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने बता दिया, नोटिस कर दिया कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की जो प्रॉपर्टी होती है, गैस के प्रॉपर्टियों से मिलती है। ठीक है, और इस प्रकार से उन्होंने लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्लेन किया। तो किस प्रकार से, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट आता है बॉयल्स वांट ऑफ, और दूसरा क्या होता है, चार्ल्स वांट ऑफ। तो बॉयल वांट ऑफ क्या है, चार्ल्स वांट ऑफ क्या है?
बॉयल पॉइंट ऑफ और चार्ल्स पॉइंट ऑफ क्या है, ठीक है, इसी को हम डिस्कस करते हैं। बॉयल पॉइंट ऑफ इन्होंने बताया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C और चार्ल्स आपने बताया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। तो मैं एक एक का एक्सप्लेन करता हूँ बॉयल पॉइंट ऑफ का। पहला पॉइंट क्या हमारा, बॉयल पॉइंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉयल पॉइंट ऑफ at constant temperature, at constant